स्क्रीन शेयर हो रही है? अभी नहीं हो रही है। सभी लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज अपनी क्लास। एम्फीफिलिक कोलाइड्स के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को समराइज कर दे रही हूँ। एसोसिएट कोलाइड्स या एम्फीफिलिक जो एसोसिएट कोलाइड्स होते हैं वो एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल से बनते हैं, पहली बात। दूसरी बात, दीज मॉलिक्यूल्स आर सरफेक्टेंट नेचर। ओके, दे कंटेन बोथ पोलर एंड नॉन पोलर साइट्स। ठीक है, तो एंड दे हैव efficiency to solubilize both in polar and non-polar solvents। तो क्योंकि इनकी इतनी अच्छी एफिशिएंसी है कि पोलर में भी बन जाते हैं, नॉन पोलर में भी सॉलिबलाइज हो जाते हैं, दैट्स व्हाई दीज काइंड ऑफ कोलॉइड्स आर हाईली सिलेक्टेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल डिस्पर्जन। अच्छा, ये तो हो गया इनकी जो इंट्रोडक्शन था। मेन बात ये है कि जो एसोसिएट कोलॉइड्स होते हैं उनमें जो बेसिक मैकेनिज्म है वो है मिसल फॉर्मेशन की। तो मिसल्स जो होते हैं उनकी जो साइज होता है वो साइज भी कोलॉइडल रेंज में ही आता है, इसलिए और प्रेफर किए जाते हैं ये कि एज अ कोलॉइडल डिस्पर्जन। ठीक है, लगभग 50 मिसल्स आते हैं साथ में और एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये सर्कुलर स्ट्रक्चर डिपेंडिंग अपॉन द डिस्पर्जन मीडिया, डिस्पर्जन मीडिया पोलर है कि नॉन पोलर है, उसके अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, अगर हमारा डिस्पर्जन मीडिया वाटर है तो उनका टेल जाकर के सेंटर में जाकर के एक जगह एग्रीगेट हो जाएगा और जो पोलर हेड्स होंगे वो चारों तरफ होंगे। ठीक, और अगर हमारा डिस्पर्जन मीडिया नॉन पोलर है तो ये क्या करेंगे, इनका जो पोलर ग्रुप है वो सेंटर की तरफ फेस कर लेगा और टेल जो है वो बाहर की तरफ आउटर साइड में फेस कर लेगी। इस तरीके से ये सॉल्युबलाइजेशन को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, इतनी चीजें हम लोगों ने कल पढ़ ली थी। अच्छा, ये पूरा इन्होंने एग्जांपल्स दे रखे हैं कि एसोसिएशन कोलाइड्स के क्या क्या एग्जांपल्स हैं। सभी लोग ध्यान देंगे, ये जो एग्जांपल्स हैं ये सर्फेक्टेंट के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, दीज सर्फेक्टेंट्स वर्क फॉर प्रिपरेशन ऑफ एसोसिएशन कोलॉइड्स। ठीक है, इनको यूज करते हैं ताकि एसोसिएशन कोलॉइड्स बन सके। तो एनायनिक में सभी लोग जानते हैं सोडियम लॉरेंस सल्फेट होता है और एक टर्म इसमें लिखा हुआ है, सभी लोग टेबल देखें, टेबल 9.4, इसमें टर्म लिखा है जजे आयंस। क्या होते हैं ये? किसे कहते हैं जजे आयंस? बताओ भाई। अब तक तो गूगल में भी सर्च कर लिया होता। एक, हाँ बच्चों बताओ, क्या सर्च किया? क्या होते हैं जजे आयंस? मैंने आपको प्रीवियस सेमेस्टर में भी जो इंटरफेसियल फिनोमेना पढ़ा रहे थे उस वक्त बताया था, क्या होते हैं ये? तुम लोग देख पा रहे हो कि नहीं? जहाँ पे देखना है आप लोग को, टेबल आप लोग देख रहे हो? यस मैम, देख रहे हैं। अपोजिट चार्ज जो आयंस होते हैं उसे कहते हैं जेजन आयंस। तो जब इसका क्या कहते हैं सोडियम लॉरेंस सल्फेट का जब डिस्पर्जन बनता है तो उसके लिए जो काउंटर आयन होगा दैट इज सोडियम आयन, दैट वाई इट इज कंसीडर्ड एज जेजन आयंस।
कैटायनिक की बात आती है तो सिट्राइल मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, जिसे सिट्रीमाइड भी कहते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर्फेक्टेंट, और ये एंटीबैक्टीरियल एक्शन भी शो करता है। ठीक है, ये बैक्टीरियल एक्शन भी शो करेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीपैट, अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो याद रखिएगा कैटायनिक नेचर का होता है सिटाइल मिथाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। इसमें जो अटैच्ड अमोनियम ग्रुप है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबैक्टीरियल एक्शन। ठीक है, तो इसके लिए डिजन आयन जो है वो ब्रोमीन है नेगेटिव में। नॉन आयनिक मीन इसमें चार्ज नहीं होगा, तो जितने भी आपके हो जाएंगे पॉलीऑक्सीथाइलिन लॉरिन ईथर जो होगा ये आपका हो गया नॉन आयनिक। फिर आता है एम्फोलाइटिक। एम्फोलाइटिक में भी आप एग्जांपल देख लीजिए, तो ये चार आपके एग्जांपल दिए हुए हैं, तो दीज आर द कैटेगरी ऑफ एसोसिएशन कोलॉइड्स फार्मिंग सर्फेक्टेंट। ठीक है, तो इसमें हम आगे चलते हैं। ये इमेज देखेंगे 9.8, दिस इमेज इज शोइंग दैट एक्वस इन्वायरमेंट है। एक्वस इन्वायरमेंट मीन्स वाटर हमारा डिस्पर्जन मीडिया है, तो डिस्पर्जन मीडिया जब वाटर होगा तो टेल जो होंगे वो सेंटर की तरफ होंगे, आपको दिखाई पड़ रहा है। पोलर हेड देखिए सराउंडिंग में है, तो ये बहुत उन्होंने एक एग्जांपल के थ्रू इसको रिप्रेजेंट किया है कि हाउ मिसल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल डिस्पर्जन। तो सभी लोग ध्यान देंगे, ये भी एक शॉर्ट नोट में अधिकतर पूछा जाता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल डिस्पर्जन। इसमें क्या करना है कि इसमें इन्होंने तीन बेसिक मेथड डिस्कस किए हैं। पहला है डायलिसिस, दूसरा है इलेक्ट्रोडायलिसिस, तीसरा है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। ठीक है, तो डायलिसिस देखते हैं। डायलिसिस बहुत ही सिंपल सा सब लोग को समझ में आ रहा होगा। डायलिसिस जो वर्ड होता है, दिस इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अधिकतर आप लोग ने सुना होगा कि यार ये उनकी किडनी डायलिसिस होना है, तो डायलिसिस में क्या करते हैं हम लोग, जो इम्प्योर चीज है उनको हम वॉश आउट करा देते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से डायलिसिस इज अ वे टू क्लीन, टू रिमूव इम्प्योरिटीज। ठीक है, तो डायलिसिस पढ़ते हैं। दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू रिमूव आयंस एंड मॉलिक्यूल्स इन अ कोलॉइडल डिस्पर्जन। मींस आयंस और मॉलिक्यूल्स जो एक्सेस में है, जिनकी हमें जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर गोइंग टू ऐड आयंस एंड मॉलिक्यूल्स फॉर प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइडल डिस्पर्जन, दैट्स व्हाई वी नीड टू रिमूव एक्सेस आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। तो जो भी चाहे वो लाइपोफोबिक हो चाहे लाइपोफिलिक हो, इन दोनों की बात करते हैं। इन दोनों में जो एक्सेस अमाउंट हमारा आयंस का पड़ गया है, क्योंकि हमने आयंस इसमें ऐड किए हैं फॉर द प्रिपरेशन, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, बिकॉज दीज आयंस मेक देम स्टेबल, थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हमने ऐड किए हैं आयंस इसमें। तो एक्सेस आयंस को हमें रिमूव करना है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले बेसिक मेथड है दैट इज डायलिसिस, उस डायलिसिस को सेलेक्ट करते हैं, इस मेथड को यूज करते हैं। तो अब देखेंगे सभी लोग इमेज नंबर 9.9, फिगर 9.9 देखेंगे सभी लोग। तो इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है दिस अ ग्लास बीकर। ठीक है, इस ग्लास बीकर में पहले से ही इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स मैं बता रही हूँ कहाँ से आ रहे हैं अभी। सबसे पहले देखेंगे सेंटर पे ग्लास ट्यूब पड़ी हुई है। ठीक है, उस ग्लास ट्यूब के अंदर कोलॉइडल डिस्पर्जन डाल दिया जाता है। वॉट एवर कोलॉइडल डिस्पर्जन इज गोइंग टू बी प्यूरिफाई, उसको हमने इसमें डाल दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो ग्लास ट्यूब है दैट इज अटैच्ड विद द डायलिसिस मेम्ब्रेन। डायलिसिस मेम्ब्रेन एक तरीके की मेम्ब्रेन होती है, उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। इट हैज कैपेबिलिटी टू पास आउट लार्जर आयंस अक्रॉस इट्स मेम्ब्रेन। तो क्या होता है, जो भी हमारे एक्सेस अमाउंट के मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज हो जाते हैं। डिफ्यूज मीन्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज इन ग्लास ट्यूब इट हैज कोलॉइडल डिस्पर्जन, और कोलॉइडल डिस्पर्जन में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या आयंस हैं, तो यहाँ पे एक्सेस में आयंस हैं, तो ये आयंस जो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ग्लास ट्यूब से बीकर की तरफ मूव करेंगे, मीन्स डिफ्यूज आउट होंगे। ठीक है, और देखेंगे इसमें कोलॉइडल पार्टिकल्स जो सर्कल सर्कल दिख रहे हैं, दीज आर कोलॉइडल पार्टिकल्स, एंड जो डॉट्स दिख रहे हैं, दीज डॉट्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स और आयंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्लास बीकर है दैट इज फिटेड विद आउटर वाटर जैकेट। तो यहाँ पे क्या वाटर आउटलेट और इंटर और इनलेट की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे कोलॉइडल डिस्पर्जन को हैंग आउट किया,
इन ग्लास ट्यूब, उस ग्लास ट्यूब में पहले से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बंधी हुई है। तो जैसे ही ये ग्लास ट्यूब कांटेक्ट में आता है बाहर के एटमॉस्फेयर यानी बाहर के वाटर मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में जैसे ही आएगा तो डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, और जो एक्सेस अमाउंट में जो हमारे आयंस हैं या इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो बीकर में आ जाएंगे और हमारा जो कोलॉइडल डिस्पर्जन है वो प्यूरिफाई हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग देख लें, अगर किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो इस डायलिसिस मेम्ब्रेन के प्रिंसिपल पे तो वो पूछ लें। आयंस और मॉलिक्यूल्स की बात की जा रही है। आयंस की जब बात होगी तो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, बिकॉज दीज इलेक्ट्रोलाइट्स कंटेन सम सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, जैसे सोडियम और क्लोराइड हो गए, दीज आर आयंस। और जब मॉलिक्यूल्स की बात होती है तो स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज और यूरिया, दे आर जनरली एडेड टू पॉलिश अप या टू प्रोवाइड फाइनल प्रिपरेशन। तो हम ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं तो ये भी क्या कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू एक्सेस स्केप आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो सभी लोगों ने देख लिया डायलिसिस मेम्ब्रेन है, उसका फंक्शन सब लोगों ने देख लिया है। एक इसमें इन्होंने एक और इमेज लगाई है जिसमें इलेक्ट्रोडायलिसिस को इन्होंने डिस्कस किया है। सेकेंड मेथड है हमारा इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस का भी सेम कंसेप्ट है जो हमारा डायलिसिस मेम्ब्रेन का था, बट हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर लिया है। तो इलेक्ट्रिसिटी का जब भी यूज करेंगे मीन्स हमने एक कैथोड और एक एनोड का यूज किया है, और उस वोल्टेज ड्राइव जो हमको मिलता है उस वोल्टेज ड्राइव से हमने प्यूरिफिकेशन प्रोसेस को अंजाम दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सभी लोग इमेज देखेंगे 9.10, सबको दिख रहा है इमेज 9.10। तो इट इज द असेंबली ऑफ इलेक्ट्रोडायलिसिस। दिस इलेक्ट्रोडायलिसिस कंटेन वन एनोड एंड वन कैथोड। आप सभी को दिखाई पड़ रहा है नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग एनोड एंड कैथोड। और यहाँ पे वाटर आउटलेट और वाटर इनलेट है। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, वाटर क्यों बाहर से आउटर जैकेट क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं वाटर की, बताइए। ऐसा क्यों किया जाता है। बहुत से आप लोगों ने पढ़े हैं इक्विपमेंट्स जिसमें वाटर की हम लोग सप्लाई करते हैं, वाटर कॉन्टिन्यूसली आता है जाता है, बताइए क्यों करते हैं ऐसा। इम्प्यूरिटी को वाश करने के लिए। हाँ, इसलिए रिपीट करूं, टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं भैया। ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर कम ज्यादा ना हो इसलिए हम इसे वाटर का करते हैं, एक कांस्टेंट टेम्परेचर का वाटर जो है वो उसको थ्रू आउट रन कराते हैं चारों तरफ। ठीक है, कोई कुछ कहना चाहता है। नहीं, डायग्राम के ऊपर जो पैरा दिया है डिफ्यूसेट और डाइलाइसेट का मतलब क्या है? मैं बता रही हूँ तुम लोग पहले ये वाला वाटर वाला कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं, क्योंकि हम हाँ लोगों मैं ने ऊपर समझ। भी पढ़ा था, समझ गए। तो इसमें देखिए दो टर्म लिखा हुआ है, एक है डिफ्यूजेट और एक डायलिसेट। ठीक है, तो डिफ्यूजेट क्या होता है, द सोल्यूशन दैट इज आउटसाइड इन द डायलिसिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डिफ्यूजेट। जो भी डायलिसिस मेम्ब्रेन के बाहर जो चीज है दैट इज डिफ्यूजेट। ठीक है, और जो डायलिसिस मेम्ब्रेन के अंदर चीज रखी गई दैट दैट इज डायलिसेट। डायलिसिस डायलिसिस होनी किसकी, डायलिसिस होनी डायलिसेट की। ठीक है, जो बाहर आ गया दैट इज डिफ्यूजेट, वो क्योंकि बाहर आ गया है, वो बाहर मेम्ब्रेन उसमें है। एक बार जो चीज बाहर आती है वो अंदर नहीं जाती है, इट इज अगेंस्ट डिफ्यूजन लॉ। समझ गए, डिफ्यूज होके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जो चीज बाहर आ गई वो दोबारा अंदर नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि डिफ्यूजन प्रोसेस हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे जाता है। इक्विलिब्रियम स्टेज बन सकती है लेकिन वो रिवर्स नहीं हो जाएगा। दोनों टर्म समझ में आ गए, डिफ्यूजेट और डायलिसेट। यस मैम, थैंक यू। आगे चलें, तो आगे देखेंगे इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस का प्रिंसिपल भी सेम डायलिसिस की ही तरह है, इसमें भी डिफ्यूजन ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स को हम परफॉर्म करते हैं। कैसे परफॉर्म करेंगे, हमने अप्लाई किया पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसे कहते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट लगा करके हमने इसमें
इलेक्ट्रोडायलिसिस कराई है। तो इसमें इसका डिसएडवांटेज ये है कि केवल जो एडवांटेज ये है कि जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं वो तो सब पास आउट हो जाएंगे, निकल आएंगे, लेकिन जो नॉन आयनिक है, जिनमें कोई चार्ज नहीं है, जिनमें कोई आयंस नहीं है, दे कैन नॉट बी डिफ्यूज आउट, वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस का कोई फर्क ही नहीं, पोटेंशियल का कोई भी इसमें इम्पैक्ट नहीं होगा, तो वो वैसे के वैसे बने रहेंगे, केवल जो चार्ज पार्टिकल है वो डिफ्यूज आउट हो जाएंगे। तो ये बात भी सबको समझ में आ गई? यस मैम। आगे चले। थर्ड हमारा जो एप्लीकेशन है दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा मीन्स और बेसिक हो जा रहा है, और मतलब रिफाइंड चीज हम यूज करने जा रहे हैं। पहले हमने डायलिसिस यूज किया, फिर हमने अल्ट्रा डायलिसिस यूज, सॉरी इलेक्ट्रो डायलिसिस यूज किया, अब हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूज कर रहे हैं। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जैसे नाम बता रहे, फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म लगेगा, और अल्ट्रा अल्ट्रा मीन्स बहुत ही फाइन उसमें पोर साइज होगा, दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो कह रहा कोलाइडल डिस्पर्जन कैन पास थ्रू एन ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, क्योंकि जो ऑर्डिनरी पेपर का पोर साइज होता है ना वो थोड़ा सा बड़ा होता है, और उसमें से फिल्टर आउट कोलॉइडल भी पार्टिकल भी फिल्टर आउट हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम जैसे हमारे यहाँ जो लैब में फिल्टर पेपर यूज होता है उसको यूज करेंगे फिल्ट्रेशन के लिए कोलॉइडल पार्टिकल्स के, तो कोलॉइडल पार्टिकल्स भी उसमें से निकल के बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, एक ऐसा फिल्टर पेपर यूज करना है जो पहले से ट्रीटेड है। किससे ट्रीटेड है? केमिकल है कोलोबियान। ठीक है, वो कोलोबियान से हम उसको ट्रीट कर देते हैं, ट्रीट कर देते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, जो इतने बड़े पार्टिकल साइज है या पोर साइज है फिल्टर का वो कम हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। अब कोलोबियान ट्रीटेड जो फिल्टर पेपर है उसको हम लगाते हैं अपनी असेंबली में। ठीक, तो सभी लोग असेंबली को देखिए। इस असेंबली में देखिए लिखा हुआ सबसे नीचे वाला, एक बीकर बना है उसके ऊपर एक असेंबली रखी हुई है। उस असेंबली के ऊपर जो डैश डैश करके लाइंस हैं, दीज लाइंस आर शोइंग फिल्टर पेपर दैट इज ट्रीटेड विद कोलोडियन। इसमें लिखा है कोलोडियन इम्प्रेगनेशन। ठीक है, पहले से उसे ट्रीट किया गया, इम्बाइब किया गया है उससे, और फिर उसको एज ए मेम्ब्रेन सपोर्ट वायरलेस में इसको अटैच कर दिया है। अटैच करने के बाद ऊपर से हमने सोल फीड, देखिए लिखा है सोल फीड, सोल फीड मीन कोलॉइडल डिस्पर्जन, उसको हमने यहाँ से ऐड किया है और दूसरी तरफ गैस प्रेशर लगा दिया। आप लोगों ने कहीं बकनर फनल का यूज किया है फिल्ट्रेशन में? बकनर फनल नहीं यूज किया? एक सिरामिक की बकनर फनल होती है, उसको वैक्यूम प्रेशर के थ्रू यूज करते हैं, नहीं किया? नहीं मैम। कोई बात नहीं। जिसमें इन्होंने प्रेशर अप्लाई किया है, उस प्रेशर से फिर इन्होंने जो सॉल्ट फीड था वो नीचे गया, और नीचे जा करके क्योंकि वहां पे कोलोडियन ट्रीटेड फिल्टर पेपर है उससे ये कांटेक्ट में आया, और जितने भी फाइन, बहुत फाइन साइज के इलेक्ट्रोलाइट्स है वो उसमें से रिमूव आउट हो गए। ठीक है, तो जो स्मॉल साइज की इम्प्योरिटीज हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, दे कैन बी रिमूव्ड आउट थ्रू यूजिंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो मैंने 3 टेक्निक्स आपको बताई हैं, आप लोग प्लीज देख लो एक बार, और अगर किसी को किसी भी टेक्निक में कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, फिर हम लोग आगे चलते हैं। मैम इलेक्ट्रोडायलिसिस वाला एक बार फिर से बताइए। सभी लोग इलेक्ट्रोडायलिसिस का चित्र देखें एक बार। इलेक्ट्रोडायलिसिस से पहले हम लोग जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल डिफरेंस यूज करके जो टेक्निक यूज करते हैं उसको जरा सा एज्यूम करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल ग्रेडियंट का हम लोग कोई असेंबली यूज करते हैं तो उसमें एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। ठीक है, अब इसमें जब हम पोटेंशियल डिफरेंस राइज करेंगे, वोल्टेज सप्लाई करेंगे, वोल्टेज सप्लाई होने से पोटेंशियल कुछ बनेगा, उस जब जब होगा तो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे अंदर, जो कोलॉइडल डिस्पर्सन में जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। क्यों एक्टिवेट हो जाएंगे? जो निगेटिव चार्ज के हैं वो पॉजिटिव की तरफ भागेंगे, अट्रैक्ट होंगे। जो पॉजिटिव चार्ज के, क्या कह रहे हो? कौन क्या कह रहा है बताओ भाई, कोई कुछ बोल रहा है? आगे चले, समझाएं इसको। यस मैम। तो डिफरेंट चार्ज की जो पार्टिकल्स हैं वो अपने अपोजिट चार्ज के जो पोटेंशियल डिफरेंस जहां उनको लग रहा है वहां की ओर जाकर के अट्रैक्ट होंगे। जैसे पॉजिटिव चार्ज का है तो वहां पे निगेटिव चार्ज के जो पार्टिकल्स हैं वो जाएंगे, और जो निगेटिव चार्ज का हमारा वोल्टेज लगा हुआ है वहां पर, सॉरी एनोड लगा है, एनोड और कैथोड जो लगे होते हैं उनमें अपोजिट चार्ज के पार्टिकल्स अट्रैक्ट होकर के चले जाएंगे। तो सारे जो पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल हैं वो अपने अपने रेस्पेक्टिव
कैथोड और एनोड की तरफ मूवमेंट करेंगे। जब ऐसा मूवमेंट हो जाएगा तो सारे चार्ज पार्टिकल रिमूव आउट हो जाएंगे कोलाइडल डिस्पर्जन से, और हमें प्योर कोलाइडल डिस्पर्जन मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात? हाँ मैम। बोलो, आगे चले। हाँ मैम। ठीक है, आगे इन्होंने दिया है फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। सभी लोग देखेंगे फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन, तो जो शॉर्ट नोट आता है ना, वो शॉर्ट नोट में यही पूछता है, राइट डिफरेंट वे ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल डिस्पर्जन। ठीक है, तो इसमें जो इन्होंने फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन लिखा है, इसमें इन्होंने ये बताया है कि विच काइंड ऑफ असेंबली इज यूज्ड फॉर यूज्ड इन फार्मेसी फॉर प्यूरिफाई कोलाइडल पार्टिकल्स। तो पहला इन्होंने कहा मेम्ब्रेन फिल्टर्स एंड आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन्स are generally used as a model system to explain the principle of diffusion of drug to the natural membrane. The example, for example, the concept of Donan membrane concept can be studied using artificial membrane. कुछ नहीं, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन इन्होंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का बता दिया है, आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन का बताया है, कोलॉइडॉन इम्प्रेग्नेटेड मेम्ब्रेन का बताया। इन्होंने बताया ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, दीज आर यूज्ड फॉर डिफ्यूजन ऑफ ड्रग आल्सो। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे डायलिसिस में दिखाया है, सेम वैसे ही प्रोसेस हम ड्रग को प्यूरिफाई करने में भी करते हैं। ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग इफेक्ट्स कैन बी स्टडीड एम्प्लॉइंग द प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस से हम ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग भी स्टडी कर सकते हैं। देखो बहुत सी ऐसे हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन्स होते हैं जो ड्रग के साथ अटैचमेंट शो करती हैं, इन्हें कहते हैं प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग। हम लोगों ने प्रीवियस सेमेस्टर में भी ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग पढ़ा था। जैसे हमारे बॉडी के अंदर एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोबुलिन होते हैं, तो ये जो होते हैं ये प्रोटीन्स होते हैं। ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, ड्रग को के साथ बाइंड हो जाते हैं, और ड्रग को बाइंड कर लेते हैं तो ड्रग का फ्रीली मूवमेंट नहीं हो पाता है, स्लोली स्लोली ड्रग वहां से रिलीज होती है। और इस तरीके की जो बाइंडिंग होती है वो कंट्रोल रिलीज या सस्टेन रिलीज हमें प्रोवाइड करती है ड्रग का, तो डिपो की तरह काम करते हैं ये। तो इस प्रोसेस को भी स्टडी करने के लिए हम डायलिसिस मेम्ब्रेन का यूज करते हैं, डायलिसिस कंसेप्ट का यूज करते हैं। क्या होता है, ड्रग और प्रोटीन दोनों को डायलिसिस मेम्ब्रेन के ऊपर, यानी जो कोलॉइडल डिस्पर्जन जहां हमने ऐड किया है वहां पे ड्रग और प्रोटीन को ऐड करके रख देते हैं। और जो एक्स्ट्रा प्रोटीन होता है या एक्स्ट्रा ड्रग, प्रोटीन का तो नेचर बहुत बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल में आता है, तो जो एक्स्ट्रा ड्रग है, जो अनबाइंड ड्रग है, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज आउट होकर बाहर निकल आती है। और कुछ ड्रग जो होती है वो प्रोटीन के साथ बाइंड कर लेती हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स बना लेती हैं प्रोटीन और ड्रग का। वो कॉम्प्लेक्स भी बड़े साइज का होता है, वो भी रिमूव आउट नहीं होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। केवल ड्रग मॉलिक्यूल्स जिनका साइज बहुत छोटा है, एक्सेस में, जो एक्सेस मीन्स जो फ्री हैं, जो जिन्होंने कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया है प्रोटीन के साथ, वो ही केवल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बाहर निकल आती हैं। इस तरीके की स्टडी में हम ये पता लगा लेते हैं कि हमारी कितनी ड्रग प्रोटीन के साथ बाइंड हुई है और कितनी ड्रग नहीं हुई है। तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारी ड्रग हाईली प्रोटीन बाइंडिंग नेचर की है या पुअरली प्रोटीन बाइंडिंग नेचर की है। इस स्टडी को करने के लिए भी हम डायलिसिस का यूज करते हैं। थर्ड, द प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस आल्सो यूज्ड इन हीमोडायलिसिस टेक्निक। सबको पता है हीमोडायलिसिस क्यों कर रहे हैं, जो हम ब्लड को प्यूरिफाई कर रहे होते हैं, ब्लड से वेस्ट जो कंटेंट है उसे बाहर निकालने के लिए करते हैं। और इट इज एन आर्टिफिशियल और आर्टिफिशियल किडनी विच रिमूव स्मॉलर साइज एंड सॉल्युबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम ब्लड। ठीक है, तो मतलब कह रहा है कि आर्टिफिशियल किडनी की तरह वर्क करता है हीमोडायलिसिस में और ब्लड को प्यूरिफाई करता है। द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डज नॉट अलाउ द पैसेज ऑफ एल्ब्यूमिन। क्यों? क्योंकि एल्ब्यूमिन का साइज बहुत बड़ा होता है, एल्ब्यूमिन इज अ प्रोटीन, और इस प्रोटीन का साइज बड़ा होता है, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन उसको नहीं अलाउ करता है। बाकी जो इससे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं को भी अलाउ करता है निकलने के लिए। तो यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं कॉन्टिन्यूएशन में चलते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड्स कह रहा है, कोलॉइड्स बना तो लिया, उसको प्यूरिफाई भी कर लिया, अब उसको कैसे उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करेंगे, ये कह रहा है ये। तो इन्होंने कहा है, हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। पहला हम लोग लायोफोबिक कोलॉइड्स पढ़ते हैं, इसमें सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, देखिए
स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड के पेज के लास्ट में लिखेंगे लायोफोबिक कोलॉइड्स लिखा हुआ है। तो लायोफोबिक कोलॉइड मींस जो सॉल्वेंट हेटिंग है, ठीक है। तो ये थर्मोडायनेमिक अनस्टेबल है, जैसा कि हम लोगों ने कल ही पढ़ा था कि ये जो होते हैं लायोफोबिक कोलॉइड्स जो होते हैं वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनऑर्गेनिक पार्टिकल से बनाए जाते हैं और इनकी टेंडेंसी होती है एग्रीगेशन करने की, फ्लॉक्स बनाने की। तो ये फ्लॉक्स फ्लॉकुलेटेड हो जाते हैं, एग्रीगेट बना लेते हैं और इस तरीके से प्रेसिपिटेशन शो करते हैं। तो लायोफोबिक कोलॉइड्स बहुत चैलेंजिंग होते हैं कंपेयर टू लायोफिलिक कोलॉइड, और इस तरीके के कोलॉइड्स को ज्यादा मेंटेनेंस की, ज्यादा मॉनिटरिंग की आवश्यकता होती है। तो इसकी स्टडी करने के लिए डीएलवीओ थ्योरी का एक्सप्लेनेशन आया है। डीएलवीओ थ्योरी, ये थ्योरी जो होती है वो 4 साइंटिस्ट ने मिल करके दिया था। उन चारों के नाम थे डिजाग्वीन, लैंडवी, वीरवे एंड ओवरवीक। तो ये जो नाम है उनके, तो उन लोगों ने मिल करके ये थ्योरी दी थी, डीएलवीओ थ्योरी। उनके नाम के इनिशियल को लेकर के ये थ्योरी बनाई गई है। तो फिर से सब लोग समझ लें कि हम लोग लायोफोबिक कोलॉइड्स को इसलिए पहले पढ़ रहे हैं बिकॉज दे आर थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, दे आर प्रिपेयर्ड विद इनऑर्गेनिक आयंस, ठीक है। और ये सॉल्वेंट हेटिंग होते हैं, जनरली ये एग्रीगेशन बना लेते हैं, फ्लॉक्स बना लेते हैं, और हाईली चार्ज्ड भी होते हैं। और जहां बहुत ज्यादा चार्जिंग होती है वहां पे अनस्टेबिलिटी होना लाजमी है, ऑब्वियस है ये अनस्टेबल होना, क्योंकि वहां बहुत चार्ज्ड पार्टिकल हैं और ये चार्ज पार्टिकल अनस्टेबिलिटी शो करते हैं। तो इसकी स्टेबिलिटी के इसको स्टडी करने के लिए डीएलवीओ थ्योरी दी गई है। और ये डीएलवीओ थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर 9.12 में आएंगे सब लोग। 9-12 जो आपका फिगर उसमें आए हैं सब लोग, ठीक है। तो इन्होंने जो थ्योरी दी है उन्होंने कहा है कि जो इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन होता है, पार्टिकल पार्टिकल जो इंटरेक्शन होता है, इट इज गवर्निंग फॉर द अनस्टेबिलिटी, ठीक है। जो अनस्टेबिलिटी हो रही है वो इसी वजह से हो रही है। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल पार्टिकल इंटरेक्शन है दैट इन्फ्लुएंस द स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, ठीक है, तो उसको इन्फ्लुएंस कर रही है। तो इन्होंने ये बोला कि जब हम एक ग्राफ बनाते हैं, ये ग्राफ हमने एनर्जी, ठीक है, एनर्जी और पार्टिकल पार्टिकल डिस्टेंस के बीच बनाया है। सभी लोग देखें, जरा ग्राफ देखें, एनर्जी लेवल माइनस से प्लस, ये आपका जीटा पोटेंशियल भी हो सकता है, इस जगह हम जीटा पोटेंशियल भी रख सकते हैं, ठीक है। एनर्जी मींस पोटेंशियल, तो यहाँ पे जीटा पोटेंशियल भी हो सकता है, क्योंकि मेनली जीटा पोटेंशियल ही स्टेबिलिटी को क्लियरली मेंशन करता है। तो इन्होंने यहाँ पे जो ग्राफ प्लॉट किया है वो एनर्जी और जीटा पोटेंशियल और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम लोग अपर पार्ट को डिस्कस करते हैं। अपर पार्ट में देखेंगे एक रिपल्सन फोर्स लग रहा है, रिपल्सन लगेगा जब पार्टिकल सेम चार्ज के होंगे, बिकॉज ऑल द पार्टिकल्स आर चार्ज इन लायोफोबिक। तो हम चार्ज के बगैर इसको डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे रिपल्सन लगा रहा है, कह रहा है रिपल्सन जब पार्टिकल पार्टिकल के बीच जब रिपल्सन कम होगा तो एनर्जी लेवल हाई है। देखो वहां पे जीटा पोटेंशियल जो है पॉजिटिव में आएगा। रिपल्सन कम होने का मतलब अट्रैक्शन ज्यादा, ठीक है। अब जैसे जैसे रिपल्सन हमारा बढ़ता जा रहा है, देख रहे हैं रिपल्सन हमारा बढ़ रहा है और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो सभी लोग देखेंगे, जरा से इसको थोड़ा सा मैं इसको टेक्स्ट में भी आपको इसे क्लियर कर रही हूँ। हेयर दे टेक अ कोलॉइडल डिस्पर्जन और ब्रोनियन मोशन, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है कि जितने भी कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं वो ब्रोनियन मूवमेंट दिखाते हैं। तो क्योंकि चार्ज पार्टिकल है तो कॉन्टिन्यूएशन में ब्रोनियन मोशन भी चलता जा रहा है। जब ब्रोनियन मोशन होता है तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, एक होता है अट्रैक्शन और दूसरा होता है रिपल्सन। अट्रैक्शन कब होगा? व्हेन अट्रैक्शन प्रीडोमिनेट्स, प्रीडोमिनेट मतलब ज्यादा होता है, कब होगा? द पार्टिकल्स एडहेयर आफ्टर कोलिजन एंड एग्रीगेट, आपस में दो पार्टिकल टकराए और मिलकर के एग्रीगेट बना लिए, पॉजिटिव निगेटिव आपस में टकराए और उन्होंने पॉजिटिव निगेटिव का एक एग्रीगेट बना लिया। तो ये हो गया आपका अट्रैक्शन, यहाँ पे प्रीडोमिनेट कर रहा है। When repulsion predominate, the particles rebound after collision and remain individually dispersed. तो जैसे ही रिपल्सन फोर्स ज्यादा लगेगा तो पार्टिकल्स फिर से कोलिजन दिखाने लगेंगे और इंडिविजुअली एक्ट करेंगे। द पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, इन्होंने एक इमेज दिखाई है 9.12 पे।
तो इसी को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले इनका जो एक्सप्लेनेशन आया है वो बताया इन्होंने अट्रैक्शन फोर्स का, दैट इज वैंडर वाल अट्रैक्शन फोर्स। इस इमेज में सबसे पहले जो इन्होंने अट्रैक्शन डिस्कस किया दैट इज वैंडर वाल अट्रैक्शन फोर्स। इन्होंने ये बोला दीज फोर्सेस डिपेंड मेनली ऑन द केमिकल नेचर एंड साइज ऑफ पार्टिकल। तो वैंडर वाल कब लगेगा, जब पार्टिकल साइज और केमिकल नेचर गवर्न करता है किस तरीके से, दीज फोर्सेस आर लंडन टाइप एंड कैन नॉट बी अल्टर्ड रीडली। ये लंडन टाइप के इनमें फोर्स लगते हैं, वीक फोर्सेस होते हैं, ठीक है। वीज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय वीए, और वीए मींस अट्रैक्शन, ए स्टैंड्स फॉर अट्रैक्शन एंड वी फॉर वैंडर वॉल अट्रैक्शन फोर्स। तो जहां जहां ग्राफ में आपको वीए दिख रहा है वो आपको नीचे दिख रहा है निगेटिव में। जब ग्राफ ओ से नीचे, ओरिजिन से नीचे जा रहे हैं तो अट्रैक्शन लग रहा है, जब ओरिजिन से ऊपर जा रहे हैं तो रिपल्जन लग रहा है, ठीक, ध्यान देना। तो इन्होंने कहा है वीए जहां लग रहा है, दिख रहा है, उसका मतलब है वहां पे वैंडर वॉल अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। दीज फोर्सेज आर डिपेंड अपॉन केमिकल नेचर एंड साइज ऑफ पार्टिकल्स एंड दीज आर वेरी वीक इन नेचर, दे आर बेसिकली लंडन टाइप, ठीक है। दूसरा इन्होंने फोर्स डिस्कस किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन फोर्स, ठीक है। ऊपर की ओर जो हमारा फोर्स लग रहा है दैट इज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन फोर्सेस डिपेंड मेनली ऑन द डेंसिटी, सरफेस चार्ज एंड थिकनेस ऑफ द डबल लेयर। जो वहां पे सिस्टम में जो डबल लेयर बन गई है पॉजिटिव और निगेटिव आयंस की, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव ऐसे करके जो थिकनेस बन गई है उस पर डिपेंड करेगा, सरफेस चार्ज पे डिपेंड करेगा और पार्टिकल की डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। तो दीज आर द एंड द दीज इंडिकेट्स मैग्नीट्यूड ऑफ जीटा पोटेंशियल। द पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंटिंग रिपल्सन इज डिनोटेड बाय वी आर। वी आर मीन्स रिपल्सन फोर्सेस एंड वी जो है आपका ये बता रहा है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिपल्सन फोर्सेस। तो ये वाले ग्राफ में सभी लोग देखेंगे वी ए स्टैंड फॉर अट्रैक्शन फोर्स ड्यू टू वैंडर वाल और वी आर रिप्रेजेंट्स रिपल्सन फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई इसमें। नेक्स्ट वन इज नेट एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन। कह रहा है कितनी नेट एनर्जी, नेट पोटेंशियल कितना है उसे कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो उन्होंने बोला एन अलजेब्रिक एडिशन ऑफ द अबव टू कर्व्स गिव्स द नेट एनर्जी। और इस नेट एनर्जी को हम लोग देख सकते हैं इस ग्राफ में भी, सभी लोग देखिए इस ग्राफ में देखेंगे VT कहीं लिखा दिख रहा है आपको, ये दिस इज कंपोजिट कर्व VT एंड दिस इज द नेट एनर्जी। जहां पे VT लिखा है दिस इज नेट एनर्जी एंड दिस इज एनर्जी इज डिटरमाइंड थ्रू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टेकिंग एस्टिमेशन ऑफ अट्रैक्शन फोर्स एंड रिपल्सन फोर्स। इनके एस्टिमेशन कैलकुलेट करते हैं और फिर ये नेट एनर्जी को हम कैलकुलेट करते हैं। तो तीन तरीके के यहाँ पे इन्होंने बोला कि पहला लगेगा अट्रैक्शन फोर्स जो कि वैंडर वाल की वजह से लगा है, दूसरा रिपल्सन फोर्स जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से लगा है, और इन दोनों का जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम कैलकुलेट करते हैं तो नेट एनर्जी मिलती वो इस जगह मिल रही है। तो these three kinds of forces or interactions exerted on particle in a colloidal dispersion। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीक में जब हम लोग मिलेंगे तो इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक किसी को कोई डाउट है?